तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम. So far endocrine system is concerned, we have studied the introduction of endocrine glands, about the hormones, classification of hormones, and we have studied the properties of hormones. We have completed few glands like hypothalamus, pituitary. And now in this lecture we will be studying another gland, and that is the most important gland, that is pancreas. देखिए जो पैनक्रियाज हैं, अगर हम इस पैनक्रियाज का ऑरिजिन देखें, द ऑरिजिन ऑफ पैनक्रियाज इज एंडोडर्म. इट इज endodermal in origin. Now endoderm, you know, it arises from the endoderm of the germ layer. Now second part is location. पेनक्रियाज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था. वहां पे हमने बोला था कि पेनक्रियाज इज लोकेटेड विद इन द एब्डोमिनल कैविटी. एक पॉइंट ये है, इट इज लोकेटेड विद इन एब्डोमिनल कैविटी. फिर हमने वहां पे थोड़ा सा और डिटेल जानने की कोशिश करी थी. तो हमने देखा था कि पैनक्रियाज का जो स्ट्रक्चर है, या रादर जो शेप है, दैट इज अ लीफ लाइक शेप. उसमें एक हेड था, एक नेक था, एक बॉडी थी और एक टेल था. ये हमने वहां पे समझा था. हमने वहां पे बोला था हेड इज लोकेटेड बिटवीन द कर्वेचर ऑफ ड्यूडेनम, और जो बाकी पार्ट है इट एक्सटेंड्स टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, इट एक्सटेंड्स टुवर्ड्स स्प्लीन बट बिहाइंड द स्टोमक. ये हमने लोकेशन में वहां पे बात करी थी. सो वेरी ब्रीफली यू हैव टू रिमेंबर दैट pancreas is located within the abdominal cavity. If you are asked where is it precisely located, you can say that pancreas is having different parts. It is having head, neck, body and tail. Head is located in the curvature of duodenum like this, and neck, body and tail are extending towards the left side towards spleen but behind the stomach. ये है लोकेशन ऑफ पैनक्रियाज जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था. अब हम आ जाते हैं पैनक्रियाज के स्ट्रक्चर पे. देखिए, पैनक्रियाज इज अ मिक्स्ड और हेटेरोक्राइन और कंपोजिट ग्लैंड. इट इज अ मिक्स्ड और हेटेरोक्राइन और कंपोजिट ग्लैंड. मिक्स्ड या कंपोजिट या हेटेरोक्राइन का मतलब ये होता है कि पैनक्रियाज के पास दो पार्ट्स होते हैं. इट इज हैविंग एंडोक्राइन पार्ट एंड इट इज हैविंग एक्सोक्राइन पार्ट एज वेल. Pancreas is a mixed gland. That means it contains both endocrine part and it contains both exocrine part. ठीक है. ये जो endocrine part है, it constitutes only 1 to 2% of pancreas. बहुत कम पोर्शन जो है that is formed by endocrine part. लेकिन जो exocrine part है, it is constituting 98 to 99% of pancreas. Major portion of pancreas is exocrine and minor portion of pancreas is endocrine. This we need to remember. ठीक है. तो कहने का मतलब सिंपली ये है कि बड़ा वाला पार्ट एक्सोक्राइन है, छोटा वाला कंपोनेंट एंडोक्राइन है. अब अगर हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का बेसिक हमें पता है, एक्सोक्राइन में जो सिक्रीशंस होंगी वो डक्ट में डाली जाएंगी, फिर डक्ट उन सिक्रीशंस को किसी जगह पे ले जाएगा. जैसे हमने पढ़ा था एक्सोक्राइन में, एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगा पैनक्रियाटिक जूस,
उस पैनक्रियाटिक जूस में पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होंगी लाइक ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारी एंजाइम्स मिला के बना देंगी पैनक्रियाटिक जूस। वो पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाटिक डक्ट में जाएगा, फिर पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ये जूस अल्टीमेटली ड्यूडेनम में रिलीज कर दिया जाता है। तो सिंपली ये है कि secretions are carried by duct and secretions are poured into the duodenum via a duct. So this part is exocrine part. तो एक्सोक्राइन पार्ट की जो सिक्रीशंस होती हैं उनको बेटा हम पैनक्रियाटिक जूस बोलेंगे, विच विल बी कंटेनिंग मनी एंजाइम्स एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। अब जो एंडोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट अपनी सिक्रीशंस डालेगा ब्लड में और उन सिक्रीशंस को हम हार्मोन्स बोलेंगे। तो एंडोक्राइन पार्ट विल बी प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स, एक्सोक्राइन पार्ट विल बी प्रोड्यूसिंग पैनक्रियाटिक जूस, एंडोक्राइन पार्ट विल बी पोरिंग सिक्रीशंस इनटू ब्लड, एक्सोक्राइन पार्ट विल बी पोरिंग सिक्रीशंस इनटू डक्ट्स। ये है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का बेसिक जो हमें ऑलरेडी पता है। अब अगर हम एक पैनक्रियाज को कट करें और उसका स्ट्रक्चर बीच में से थोड़ा देखने की कोशिश करें तो हमें क्या मिलेगा? लेट अस एज्यूम हमने पैनक्रियाज का सेक्शन कट किया, हमें बेटा यहां पे क्या मिलेगा? सबसे पहले we will be having these structures like this on all sides, यहां से भी होंगे बेटा ऐसे ही स्ट्रक्चर्स। अभी बोलेंगे ये स्ट्रक्चर्स कौन से हैं। इन स्ट्रक्चर्स को बेटा हम एसिनाई बोल देते हैं, दीज आर एसिनाई, ठीक है। एंड इन बिटवीन मनी एसिनाई देयर इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। एसिनाई के बीच में सेंटर में सेल्स का एक ग्रुप होता है और इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस बोलते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस, ठीक है। सिंपली अगर पैनक्रियाज को हम कट करेंगे, उसका स्ट्रक्चर अंदर से देखने की कोशिश करेंगे, हमें पैनक्रियाज के स्ट्रक्चर में बहुत सारे एसिनाई मिलेंगे और इन बिटवीन एसिनाई देयर विल बी अ ग्रुप ऑफ सेल्स नोन एज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस। अब इन एडिशन टू दिस कनेक्टिव टिश्यू भी होगा, ब्लड वेसल्स भी होंगी, नर्व्स भी होंगी, लिम्फेटिक सप्लाई भी होगी, वो भी यहां पे पैनक्रियाटिक डक्ट भी हमें नजर आएगी, वो सारी चीजें हमें इसके स्ट्रक्चर में नजर आएंगी। लेकिन हमारा मेन कंसर्न यहां पे एसिनाई है और आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस है। ये जो एसिनाई है, इट इज बेसिकली दीज एसिनाई विच प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूस, जो पैनक्रियाटिक जूस बना देते हैं। एंड दीज एसिनाई कंस्टिट्यूट एक्सोक्राइन पार्ट and islets of Langerhans produce endocrine hormones and they compose the endocrine part. सिंपली एसिनाई पैनक्रियाटिक जूस बना देते हैं और पैनक्रियाटिक जूस वाला पोर्शन एक्सोक्राइन होता है, आइसलेट्स हार्मोन्स बना देते हैं और ये वाला पोर्शन एंडोक्राइन होता है। तो ये माइनर पोर्शन जो बीच में नजर आ रहा है ये एंडोक्राइन है और बड़ा वाला मेजर पोर्शन जो एसिनाई का बना होता है ये एक्सोक्राइन है, ठीक है। अब अगर आप एक नॉर्मल अडल्ट का एक पैनक्रियाज देखोगे, उस पैनक्रियाज में वी विल बी हैविंग अराउंड 1 to 2 मिलियन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस। एक नॉर्मल अडल्ट के पैनक्रियाज में अराउंड 1 to 2 मिलियन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस मिलेंगे। एक्सोक्राइन पार्ट के साथ हमारा डील, हमें यहां पे डील नहीं करनी, वो हमने ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है। हम डील करेंगे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस वाले पार्ट के साथ। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं और आगे। तो islets of Langerhans are basically what? They are group of cells
present between the acini of pancreas. Number is 1 to 2 million in a normal pancreas. और इस आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस में बेटा बहुत सारे टाइप्स के सेल्स होते हैं. लाइक वी हैव अल्फा सेल्स, वी हैव बीटा सेल्स, वी हैव डेल्टा सेल्स, वी हैव PP और F cells. These are the 4 types of cells which are present in islets of Langerhans. अब आइसलेट्स का काम है हार्मोन बनाना, वो हार्मोन ये सेल्स बनाते हैं. लाइक अल्फा सेल्स प्रोड्यूस ए हार्मोन नोन बाय द नेम ऑफ ग्लूकागन. बीटा सेल्स बना देते हैं हार्मोन नोन बाय द नेम ऑफ इंसुलिन. डेल्टा सेल्स हार्मोन बना देते हैं जिसका नाम है सोमैटोस्टैटिन. PP सेल्स हार्मोन बना देते हैं जिसका नाम है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड. पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड. तो मैंने बोला आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस में बहुत सारे टाइप्स के सेल्स होते हैं. अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड PP और F cells. Alpha cells produce and release glucagon, beta cells produce and release insulin, delta cells produce and release somatostatin, PP cells produce and release pancreatic polypeptide. ये बात आप लोगों को याद रखनी है. अब जो ये टाइप्स ऑफ सेल्स आइसलेट्स में है, इन सारे टाइप्स में बीटा सेल्स आर मोस्ट अबंडेंट. सबसे ज्यादा बीटा सेल इसके अंदर प्रेजेंट होता है. अराउंड 60% कंस्टिट्यूटेड बाय बीटा सेल्स. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ सेल इन आइसलेट्स इज बीटा सेल एंड इट कंस्टिट्यूट्स अराउंड 60% ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस. इतना समझ आ गया. अभी तक हमने ऑरिजिन देखा, हमने लोकेशन देखी, हमने स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखा. हम स्ट्रक्चर में आइसलेट्स पे पहुंचे. आइसलेट्स का नंबर 1 to 2 मिलियन बोल दिया. आइसलेट्स में 4 टाइप्स के सेल्स नजर आ गए. अल्फा सेल ग्लूकागन, बीटा सेल इंसुलिन, डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन, PP सेल पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड. और इनमें से मोस्ट अबंडेंट टाइप का जो सेल है दैट इज बीटा सेल विच प्रोड्यूसेस इंसुलिन, और इसका जो परसेंटेज होती है दैट इज 60%. ठीक है, अब हम देखेंगे इन हार्मोन्स के फंक्शंस क्या होते हैं. ठीक है, तो let us move on to the first important, that is insulin. सबसे पहली बात ये हमें पता है, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस. ये तो हमें पता है. और इंसुलिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय, पहली बार इंसुलिन को बेटा आइसोलेट किया था साइंटिस्ट्स ने जिनका नाम है बेंटिंग एंड बेस्ट. बेंटिंग एंड बेस्ट, दे फर्स्ट आइसोलेटेड इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियाज. तो पहली बार इंसुलिन वाज आइसोलेटेड बाय बेंटिंग एंड बेस्ट. अब इंसुलिन का थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं. केमिकल स्ट्रक्चर इसका क्या है. इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ 2 चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. दिस इज 1 चेन, दिस इज अनदर चेन. ठीक है, तो इंसुलिन के स्ट्रक्चर में वी हैव 2 चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. One chain is known as chain A, another chain is known as chain B. तो इंसुलिन के स्ट्रक्चर के अंदर अमाइनो एसिड्स के 2 चेन्स मिल जाते हैं. एक को चेन A बोलेंगे और दूसरे को चेन B बोलेंगे, या बे चेन A बे चेन B भी बोल दो.
क्योंकि आप बेचैन हो। तो चेन ए अगर आप देखेंगे इसमें बेटा 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं। चेन बी अगर आप देखोगे इसमें 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो चेन बी इज लॉन्गर एज कंपेयर टू चेन ए, रादर चेन बी कंटेन्स मोर अमाइनो एसिड्स देन चेन ए। तो टोटल अमाइनो एसिड्स कितने हुए? 30 प्लस 21 इज व्हाट? इट इज 51 अमाइनो एसिड्स इंसुलिन के स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वी हैव चेन ए, चेन बी, 21 अमाइनो एसिड्स, 30 अमाइनो एसिड्स, टोटल 51 अमाइनो एसिड्स। अब ये दो चेन्स आपस में लिंक होते हैं। कैसे लिंक होंगे? दे आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। दे आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है। अब आप बोलेंगे ये डाइसल्फाइड बॉन्ड कहां से आ गया? मैं बोलता हूं, आप लोगों ने अमाइनो एसिड्स पढ़ा है। आपने पढ़ा था वहां पे कि वी हैव सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स लाइक सिस्टीन एंड मिथियोनिन। सपोज ये सिस्टीन या मिथियोनिन है। जब ये सिस्टीन या मिथियोनिन होगा इसके स्ट्रक्चर में SH होगा। सपोज यहां से भी सिस्टीन या मिथियोनिन है, इसके स्ट्रक्चर में भी SH होगा। यहां पे ये S और S के बीच में बॉन्ड आता है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड कहलाया जाता है। इट इज दिस डाइसल्फाइड बॉन्ड विच लिंक्स टू चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स और इसका सोर्स है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और एक बात जरूरी याद रखिएगा, आपने पढ़ा भी है कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स में वी हैव सिस्टीन एंड मिथियोनिन। नाउ ये है हमारा इंसुलिन का स्ट्रक्चर। चेन ए, चेन बी लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कंटेनिंग 51 अमाइनो एसिड्स। दिस इज फंक्शनल इंसुलिन। लेकिन जो हमारी बॉडी है या जो हमारे पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज इंसुलिन पहले फंक्शनल नहीं बनाते। पहले इनएक्टिव स्टेट में बनता है, फिर बाद में फंक्शनल बनता है। जो फंक्शनल है उसका स्ट्रक्चर ये है। अब जो इनएक्टिव इंसुलिन पहले बना देते हैं सेल्स, उस इनएक्टिव इंसुलिन को बोलेंगे प्रो इंसुलिन। उस इनएक्टिव इंसुलिन को बोलेंगे प्रो इंसुलिन। लेट अस एज्यूम ये चेन ए है, ये चेन बी है, लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। In chain A, chain B linked by disulfide bonds. In addition to it, there is another chain that is known as C-peptide. C-peptide की वजह से इंसुलिन फंक्शनल नहीं होता, तब इंसुलिन को हम प्रो इंसुलिन बोलते हैं। फिर बाद में मॉडिफिकेशन करी जाती है, C-peptide को क्लीव किया जाता है, कट किया जाता है। जब C-peptide कट हो जाएगा, A चेन, B चेन, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स लिंक करने वाले और एक फंक्शनल इंसुलिन हमें मिलता है। तो you remember that insulin is not formed in the functional state initially. It is formed in pro-insulin state, inactive state, that is known as pro-insulin. This pro-insulin contains chain A, chain B and disulfide bonds. In addition to these two chains, it also contains another chain that is known as C-peptide. But this is inactive form of insulin known as pro-insulin. After that, this pro-insulin is modified such that it gains functions. How does it gain functions? C-peptide is cleaved, C-peptide is cut. Once the C-peptide is cut, we gain chain A, chain B linked by disulfide bonds and it forms the functional insulin. इतना समझ आ गया? तो ये इंसुलिन का थोड़ा सा केमिकल स्ट्रक्चर हुआ। इंसुलिन का स्ट्रक्चर पहली बार डिस्क्राइब किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है फ्रेडरिक सेंगर। द स्ट्रक्चर वाज डिस्क्राइब्ड बाय ए साइंटिस्ट जिनका नाम था फ्रेडरिक सेंगर साहब। ठीक है, तो इंसुलिन में याद रखिएगा अमाइनो एसिड के दो चेन्स हैं, टोटल अमाइनो एसिड्स 51 हैं। ये लिंक होते हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस ऑफ पेनक्रियाज। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं।
लेट अस सी ये इंसुलिन बॉडी में करता क्या है, इस इंसुलिन के फंक्शंस क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इंसुलिन। ठीक है, ये हम देखेंगे। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो इंसुलिन का है दैट इज रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टैसिस। रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टैसिस, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ग्लूकोज होम्योस्टैसिस हियर मीन्स बैलेंस ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी। देखिए, ग्लूकोज नॉर्मली एक अपनी नॉर्मल लेवल में प्रेजेंट होना चाहिए, उस नॉर्मल लेवल्स को मेंटेन करने को बोलेंगे ग्लूकोज होम्योस्टैसिस। ठीक है, नॉर्मल लेवल्स ऑफ ग्लूकोज को मेंटेन करना दैट इज नोन एज ग्लूकोज होम्योस्टैसिस। इंसुलिन का काम है ये ग्लूकोज होम्योस्टैसिस या ग्लूकोज की बैलेंस को रेगुलेट करता है। अब हम देखेंगे क्या बेसिकली करता है ग्लूकोज के साथ। इंसुलिन causes decrease in glucose levels in blood। ब्लड में ये ग्लूकोज को कम कर देता है। It causes decrease in the levels of glucose in blood। Since it causes decrease in levels, so it is known as hypo। hypo मतलब कम कर देना, ये ग्लूकोज की लेवल्स को कम करता है, दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया उसको बोलेंगे। Since this hormone causes hypoglycemia, so we call this hormone as hypoglycemic hormone। तो इंसुलिन is basically a hypoglycemic hormone because it causes decrease in the levels of glucose in the blood। अब करता कैसे है, देखिए क्या करेगा। इंसुलिन पैनक्रियाज के बीटा सेल्स ने प्रोड्यूस कर दिया। सपोज बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो गया, ये सिग्नल पहुंच जाएगा पैनक्रियाज के पास। पैनक्रियाज प्रोड्यूस करेगा इंसुलिन, इंसुलिन डाल देगा ब्लड में, तो इंसुलिन पहुंचेगा लीवर के सेल्स के पास। बेटा लीवर सेल्स दैट इज हेपाटोसाइट्स के पास पहुंचेगा। इंसुलिन पहुंचेगा मसल सेल्स के पास और इंसुलिन चला जाएगा एडिपोसाइट्स के पास दैट इज फैट सेल्स के पास। इन सेल्स के पास इंसुलिन के लिए रिसेप्टर होगा, तो इंसुलिन इन सेल्स के रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। जब हमने मैकेनिज्म में पढ़ा था, जब इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा वहां से सेल को कुछ सिग्नल मिलेगा, कुछ करने का हुक्म मिलेगा, कुछ करने की हिदायत मिलेंगी। वो हिदायत क्या होंगी? इन सेल्स को बोला जाएगा सबसे पहले इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक। मैं समझाता हूं, देखिए सपोज ये ब्लड वेसल है, इसमें ग्लूकोज होता है, यहां पे लीवर वगैरह के सेल्स हैं। लीवर मान लो यहां पे लीवर था, लीवर के सेल्स हैं, मसल के सेल्स हैं या एडिपोसाइट्स हैं। जब इंसुलिन इन सेल्स के साथ बाइंड होगा, सेल अल्टीमेटली इंसुलिन का रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, सिग्नल चली जाएगी। हमने पढ़ा था वहां पे कुछ प्रोटीन्स बनेंगे, वो प्रोटीन्स ऐसे होंगे जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाएंगे और ग्लूकोज को अपटेक करवाएंगे इन दीज सेल्स। तो ये सेल्स ग्लूकोज को अपने अंदर ले लेंगे फ्रॉम ब्लड। ठीक है, जब ब्लड से ये सेल्स ग्लूकोज को अपने अंदर ले रहे हैं, ब्लड में ग्लूकोज की लेवल्स कम हो जाएंगी क्योंकि ग्लूकोज इन सेल्स के अंदर एंटर हो रहा है। जब ग्लूकोज कम होगा दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया एंड इट इज द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। इतना समझ आ गया? तो मैंने बोला ये लीवर मसल और एडिपोसाइट्स के पास जाएगा, सिग्नल उनको भेजेगा, सिग्नल से ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप ग्लूकोज अपटेक करो, आप ग्लूकोज को अपने अंदर ले लो। जब ये सेल्स ग्लूकोज को अपने अंदर लेंगे, कहां से लेंगे? ब्लड से लेंगे। जब ब्लड से ग्लूकोज इन सेल्स के अंदर जाएगा तो इन ऑटोमेटिक ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स कम हो जाएंगी। तो ये पहला काम होगा। दूसरा काम ये है,
दूसरा काम करेंगे, जब ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाएगा, ये सेल को बोलेंगे आप ग्लूकोज को स्टोर करो, ग्लूकोज को कन्वर्ट करो इनटू ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर कर दो। अब ग्लूकोज स्टोर हो रहा है, अब ब्लड में ग्लूकोज नहीं जा रहा। जब ब्लड में ग्लूकोज नहीं जा रहा तो वहां से ग्लूकोज की लेवल्स ब्लड में कम हो रही है। समझ आ रही है बात? इट helps in conversion of glucose into glycogen. This is storage form of glucose. Glucose is getting stored inside the cells. It is not getting released into the blood. That is how glucose levels are brought down in the blood. And this process of formation of glycogen from glucose is known as glycogenesis. ये बेटा ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा, इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। ये इफेक्ट लिवर और मसल सेल्स में ज्यादा नजर आएगा। नंबर थर्ड इज इट विल इनहिबिट ग्लाइकोजीनोलिसिस। मैं बोलता हूं ग्लाइकोजीनोलिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। अब देखिए, जब सेल में ग्लाइकोजन ब्रेक होगा, ग्लाइकोजन बना होगा ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज रिलीज होगा, ग्लूकोज ब्लड में जाएगा और ब्लड में ग्लूकोज की लेवल्स अप होंगी, ये नॉर्मल है। लेकिन इंसुलिन इसी ग्लाइकोजीनोलिसिस को नहीं होने देता, ये ग्लाइकोजन को ब्रेक नहीं होने देता। जब ग्लाइकोजन ब्रेक नहीं होगा तो ग्लूकोज रिलीज नहीं होगा, जब ग्लूकोज रिलीज नहीं होगा ग्लूकोज ब्लड में नहीं जाएगा, जब ग्लूकोज ब्लड में नहीं जाएगा ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम करवा देगा इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक, इंक्रीज ग्लाइकोजेनेसिस, इनहिबिट ग्लाइकोजीनोलिसिस। In addition to this, it will also stimulate formation of new glucose, and that process, it will inhibit formation of new glucose, and that process is known as gluconeogenesis. Gluconeogenesis, it is a process by which सेल्स फॉर्म न्यू ग्लूकोज। कहां से बनाएंगे? अमाइनो एसिड्स और बाकी मटेरियल से बनाएंगे। अब जब सेल्स ज्यादा ग्लूकोज बनाएंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस ज्यादा करेंगे, ये ग्लूकोज रिलीज कर देते हैं ब्लड में और ब्लड में ग्लूकोज की लेवल्स अप हो जाएंगी। लेकिन इंसुलिन ग्लूकोज नहीं बनने देगा, इनहिबिट करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस को। जब ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट हो जाएगी, नया ग्लूकोज नहीं बनेगा। जब नया ग्लूकोज नहीं बनेगा तो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल्स कम हो जाएंगी। दिस इज हाउ इंसुलिन कॉजेज डिक्रीज इन द लेवल्स ऑफ ग्लूकोज इन आवर बॉडी। ठीक है, ये है इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब in addition to glucose we have two more components of food. We have proteins and we have fats. अब देख लेते हैं प्रोटीन्स और फैट्स के साथ क्या करेगा। देखिए यहां पे ये जो इंसुलिन है ये एक्ट करेगा लिवर सेल्स पे मेनली। जब ये लिवर सेल्स पे एक्ट करेगा, लिवर सेल्स में अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट इंक्रीज करवा देगा। जब लिवर सेल्स में ज्यादा अमाइनो एसिड जा रहा है, हमें पता है अमाइनो एसिड इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, दिस अमाइनो एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स। तो बेटा लिवर सेल्स के अंदर अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट इंक्रीज करवाएगा एंड विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। दूसरा काम, प्रोटीन्स का जो ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन को हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये कैटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। इट इनहिबिट्स कैटाबॉलिज्म, इनहिबिट्स कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को ब्रेक नहीं होने देता, प्रोटीन्स को कैटाबोलाइज नहीं होने देता। ये है इंसुलिन का एक्शन ऑन प्रोटीन्स।
अब मैंने बोला कि इंसुलिन जाएगा, अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट इंक्रीज करवाएगा इन लिवर सेल्स, वहां से प्रोटीन बनाएगा। सिमिलरली इट कैन इंक्रीज अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट इन मसल सेल्स एज वेल। जब मसल सेल में अमाइनो एसिड जाएगा, वहां पे भी मसल के प्रोटीन्स बनेंगे, मसल स्ट्रांग बनेगा। सिमिलरली थर्ड इफेक्ट मैंने बोला, इट इनहिबिट्स ब्रेक डाउन, इट इनहिबिट्स कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। ये है इंसुलिन का इफेक्ट ऑन प्रोटीन्स। नाउ थर्ड कंपोनेंट इज फैट। देखिए, अब अगर हम फैट की बात कर लें, हमने यहां पे बोला था एडिपोसाइट्स पे आ जाओ, हमने बोला था फैट सेल्स के अंदर ग्लूकोज की अपटेक को ज्यादा करेगा, ज्यादा ग्लूकोज फैट सेल्स के अंदर जाएगा। जब ज्यादा ग्लूकोज फैट सेल्स के अंदर जाएगा, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा बेटा फैटी एसिड में, और इस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा अल्फा ग्लाइसरॉल में। It causes increased uptake of glucose in adipocytes or fat cells. This glucose is converted into fatty acids and alpha glycerol. ये फैटी एसिड और अल्फा ग्लाइसरॉल मिलके बना देते हैं ट्राइग्लाइसराइड्स। आपने पढ़ा होगा लिपिड्स में, बायोमॉलिक्यूल्स में उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल का बना होता है ट्राइग्लाइसराइड्स। ये फैटी एसिड और अल्फा ग्लाइसरॉल मिलेंगे, ये बेटा ट्राइग्लाइसराइड बनाते हैं, और ये ट्राइग्लाइसराइड स्टोर हो जाता है फैट सेल्स के अंदर। तो फैट सेल्स के अंदर इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ट्राइग्लाइसराइड्स, इट leads to store fats in the form of triglycerides in fat cells. This is what you need to remember. एक काम, दूसरा काम करता है, देखिए जो लिपिड्स होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए एंजाइम जरूरत पड़ती है लाइपेज, जो लिपिड्स को ब्रेक करेगी। इंसुलिन लाइपेज को इनहिबिट करेगा। अब जब बेटा लाइपेज इनहिबिट हो गई, क्या फैट्स ब्रेक हो पाएंगे, क्या ये ट्राइग्लाइसराइड्स ब्रेक हो पाएंगे? इसका मतलब ये कि लिपोलिसिस और फैट्स का ब्रेक डाउन इनहिबिट करेंगे, फैट्स का कैटाबॉलिज्म इनहिबिट करेंगे, लिपोलिसिस इनहिबिट करेंगे। ये है इंसुलिन के एक्शंस ऑन कार्बोहाइड्रेट, ऑन प्रोटीन एंड ऑन फैट। Let me very briefly tell you, insulin decreases glucose levels. How? By acting on liver, muscle and adipocytes. It increases glucose uptake. It leads to formation of glycogen. It inhibits glycogenolysis, that is catabolism of glycogen. Glycogen को break नहीं होने देता. It inhibits gluconeogenesis, that is formation of new glucose. Now proteins, it increases uptake of proteins. It increases transport of amino acids in liver cells as well as muscle cells and lead to formation of proteins. It inhibits catabolism or breakdown of proteins. In fats, it leads to formation of triglycerides from glucose, and these triglycerides get stored in the fat cells or adipocytes. Second thing, it inhibits lipolysis of fat. It inhibits breakdown of fat. ठीक है। अब अगर आपने याद रखा होगा, जब हमने इनिशियली स्टार्ट की थी ज़ूलॉजी, हमने वहां पे एक टर्म बोली थी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में हमने बोला था, यहां पे देखिए, मेटाबॉलिज्म में हमने बोला था इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस व्हिच ऑकर इन आवर बॉडी। अब ये मेटाबॉलिज्म दो टाइप्स का था, एक को बेटा हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं, एक टाइप को बेटा हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। कैटाबॉलिज्म का मतलब यह होता है कोई बड़ा सबस्टेंस है, इसको ब्रेक करेंगे छोटे छोटे सबस्टेंस में, ब्रेक डाउन वाली प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। एनाबॉलिज्म इसका रिवर्स है, एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे सबस्टेंसेस यूनाइट होके एक बड़ा सबस्टेंस बनाएंगे, फॉर्मेशन वाली प्रोसेस को एनाबॉलिज्म बोलते हैं, ब्रेक डाउन वाली प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। या आपने, मैंने वहां पे एग्जांपल्स दी थी, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की एग्जांपल दी थी, आप लोगों को समझाया था वहां पे अच्छे से। तो यू जस्ट रिमेंबर दैट मेटाबॉलिज्म कैन बी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। नाउ इफ वी कम टू
इंसुलिन इज इनहिबिटिंग कैटाबॉलिज्म, दैट इज ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को इनहिबिट कर रहा है. It is inhibiting catabolism of proteins. It is inhibiting catabolism of fats. अब अगर ये कैटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर रहा है, इसका मतलब ये कि ये एनाबॉलिक हार्मोन है, क्योंकि ये ब्रेक डाउन नहीं होने देता, ये फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है. सो इट इज एन एनाबॉलिक हार्मोन. वी कॉल इंसुलिन एज एनाबॉलिक हार्मोन. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, बिकॉज देखिए इन एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक अपोजिट होते हैं. इंसुलिन हमने देखा यहां पे कि ये कैटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है, कैटाबॉलिज्म होने नहीं देता. जब कैटाबॉलिज्म नहीं होने देगा, इसका मतलब ये एनाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है. सो इट इज एन एनाबॉलिक हार्मोन. लाइक हमने देखा ये फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल से ट्राइग्लाइसराइड्स बना रहा है, एनाबॉलिज्म कर रहा है. ये अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बना रहा है. ये चीजें हमने दिमाग में रख के हमने बोल दिया कि इंसुलिन इज बेसिकली एनाबॉलिक हार्मोन. दिस यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है. अब इंसुलिन के बेसिक फंक्शन में डिक्रीज ग्लूकोज, इंक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, इंक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ फैट्स. ये है इंसुलिन का क्रक्स कि इंसुलिन फंक्शन मेटाबॉलिज्म पे क्या करता है. अब हम देखेंगे बाकी हार्मोन्स कौन से फंक्शन करते हैं. अब है ग्लूकागन. देखिए कुछ तो हमें ऑलरेडी पता है, वो कुछ ये है. ग्लूकागन इज प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा सेल्स ऑफ व्हाट. ग्लूकागन इज प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस ऑफ पैनक्रियाज. इट इज अ प्रोटीन हार्मोन, ये भी हमें पता है. अब ये ग्लूकागन काम करता क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ग्लूकागन. सबसे पहला और महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो ग्लूकागन का है, दैट इज रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होमियोस्टेसिस. ये ग्लूकोज की बैलेंस, ग्लूकोज की लेवल्स को कंट्रोल करने में रोल प्ले करता है. अब एक्चुअली ये ग्लूकोज के साथ करता क्या है, ये ग्लूकोज की लेवल्स को इंक्रीज करवा देता है इन ब्लड. इट कॉजेज इंक्रीज इन ग्लूकोज इन द ब्लड. दिस इंक्रीज इन ग्लूकोज इन ब्लड इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया. इस चीज को बेटा हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं. अब अगर आपको बोला जाए इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिया करता था कि हाइपोग्लाइसीमिया, इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया कर रहा था क्योंकि वो ग्लूकोज को कम कर रहा था. ग्लूकागन हाइपरग्लाइसीमिया कर रहा था कि हाइपोग्लाइसीमिया. ग्लूकागन ग्लूकोज को ज्यादा करता है तो ये हाइपरग्लाइसीमिया. ठीक. अब आपसे बोला जाए हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन इंसुलिन है कि ग्लूकागन, यू शुड टेल दैट इट इज इंसुलिन. अगर आपसे बोला जाए हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन ग्लूकागन है कि इंसुलिन, तो आप बोलेंगे ये ग्लूकागन है, बिकॉज ये ग्लूकोज के लेवल्स को इंक्रीज करवाता है. अब एक्चुअल में ये कैसे इंक्रीज करवाता है वो देखिए. लेट अस एज्यूम कि बॉडी में ग्लूकोज कम हो गया. जब ग्लूकोज कम हो गया, ये सिग्नल पहुंचेगा पैनक्रियाज के पास, पैनक्रियाज रिलीज करवाएगा ग्लूकागन. ये ग्लूकागन चला जाएगा हिपैटोसाइट्स के पास या लिवर सेल्स के पास. अब देखिए लिवर सेल्स में क्या करेगा. सबसे पहला काम करेगा, लिवर सेल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर था उस ग्लाइकोजन को ब्रेक करवाएगा. इट विल स्टिमुलेट ग्लाइकोजीनोलिसिस. अब बेटा जब ग्लाइकोजीनोलिसिस होगी, व्हेन ग्लाइकोजन विल बी ब्रोकन डाउन, दिस ग्लाइकोजन विल रिलीज ग्लूकोज. दिस ग्लूकोज विल एंटर ब्लड एंड इट विल इंक्रीज द लेवल्स ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड. पहला काम ग्लाइकोजीनोलिसिस को स्टिमुलेट करवाना, वहां से ग्लूकोज रिलीज होगा, वो ग्लूकोज ब्लड में जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज की लेवल्स इंक्रीज करवाएगा. दूसरा काम ये है
कि भाई ये स्टिमुलेट करवाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज। इट एक्ट्स ऑन लिवर सेल्स, उनको सिग्नल दे देता है कि आप नया ग्लूकोज बनाओ फ्रॉम सम रॉ मटेरियल्स लाइक अमाइनो एसिड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये बोलेगा कि आप नया ग्लूकोज बनाओ। जब लिवर सेल्स ज्यादा ग्लूकोज बनाएंगे वो ब्लड में रिलीज करेंगे, ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ग्लूकागन ग्लूकोज की लेवल्स को इंक्रीज करवाता है। इंसुलिन ग्लूकोज की लेवल्स को कम करा रहा था, ग्लूकागन ग्लूकोज की लेवल्स को इंक्रीज करवा रहा है। इसका मतलब यह कि इंसुलिन और ग्लूकागन एग्जैक्टली अपोजिट फंक्शन कर रहे हैं। दे आर अपोजिट हार्मोन्स टू वन अनदर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स के साथ क्या करता है, देखिए सबसे पहले ये प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन जो है, प्रोटीन्स के कैटाबॉलिज्म को इंक्रीज करवाएगा, स्टिमुलेट करवाएगा। ठीक है, जब प्रोटीन्स ब्रेक हो जाएंगे हमें पता है वहां से अमाइनो एसिड रिलीज होगा, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड का बना होगा। जब प्रोटीन ब्रेक करोगे तो अमाइनो एसिड रिलीज होगा। यही अमाइनो एसिड यूज किया जाएगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज। इतना समझ आ गया? तो कहने का मतलब ये कि प्रोटीन्स के कैटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करना इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकागन। Now what happens to the amino acids which are released after catabolism of proteins? The amino acids are utilized in formation of new glucose, so that gluconeogenesis is stimulated and there occurs increased levels of glucose in the blood. ये है इफेक्ट ऑन प्रोटीन्स। नाउ इफेक्ट ऑन फैट्स क्या है? फैट पे इसका इफेक्ट ये है, इंसुलिन लाइपेज को इनहिबिट कर रहा था, ये लाइपेज को स्टिमुलेट करेगा। बेटा जब लाइपेज स्टिमुलेट होगा वहां से फैट की ब्रेकडाउन होगी, वहां से फैटी एसिड्स रिलीज किए जाएंगे। तो it stimulates the lipolysis, it stimulates the breakdown of fats. This you need to remember. इंसुलिन करो कंपैरिजन, इंसुलिन ग्लूकोज को कम कर रहा था, ग्लूकागन ग्लूकोज को ज्यादा कर रहा है। इंसुलिन प्रोटीन्स के कैटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर रहा था, ग्लूकागन प्रोटीन्स के कैटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट कर रहा है। इंसुलिन फैट के लिपोलिसिस को इनहिबिट कर रहा था, ग्लूकागन लिपोलिसिस को इंक्रीज करवा देता है। इसका मतलब यह हुआ कि ग्लूकागन अपोजिट फंक्शंस करता है, जो इंसुलिन कर रहा था उसके एग्जैक्टली अपोजिट फंक्शंस आर कैरीड बाय ग्लूकागन। ठीक है, अब अगर आप देखोगे हमारे बॉडी में हम बाहर से ग्लूकोज लेते हैं, कभी ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा, इंसुलिन रिलीज होगा, ग्लूकोज को कम करेगा। कभी ग्लूकोज कम हो जाएगा, ग्लूकागन रिलीज होगा, ग्लूकोज को ज्यादा करेगा और ग्लूकोज के लेवल्स को मेंटेन करने में रोल प्ले करेगा। इसका मतलब ये कि अगर मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज के फंक्शन को आप देखो, वो इंसुलिन का भी फंक्शन है और वो ग्लूकागन का भी फंक्शन है। ये दोनों कलेक्टिवली रेगुलेट करते हैं ग्लूकोज की होमियोस्टेसिस को। This you need to remember. Like if glucose is decreasing, glucagon will get released, it will increase the glucose so that normal levels are achieved. Similarly, if glucose is getting increased, insulin will be released, it will decrease the levels of glucose so that we achieve normal levels. In order to achieve the normal levels, so far human body functions are concerned, we have to take in consideration both insulin and glucagon. That means a regulation of glucose homeostasis is a collective function of insulin as well as glucagon. This you need to remember. Now थोड़ा सा और आगे देखते हैं, इसके बाद कौन सा हार्मोन था? हाँ, इसके बाद था सोमैटोस्टैटिन। देखिए सोमैटोस्टैटिन का मतलब क्या है। अगेन दिस सोमैटोस्टैटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय डेल्टा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस। ये सारी चीजें हमें जो बेसिक है वो पता है। हम देखेंगे इस सोमैटोस्टैटिन के फंक्शंस क्या हैं।
सबसे पहला फंक्शन ये है, ये गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को कम करता है। इट इनहिबिट्स द मोटिलिटी ऑफ गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइन्स, स्टोमक और इंटेस्टाइनस की पेरिस्टाइलिसिस को इनहिबिट कर देता है। जब स्टोमक और इंटेस्टाइनस पेरिस्टाइलिसिस नहीं कर पाएंगे अच्छे से, इसका मतलब ये डाइजेशन को इनहिबिट करेगा, एक काम। दूसरा काम ये है, इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एज वेल, ये गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन इनहिबिट होगी। अब देखिए बेटा, जब गैस्ट्रिक जूस कम निकलेगा, जब गैस्ट्रिक जूस कम सिक्रीट होगा तो डाइजेशन भी कम होगी। अगेन सोमैटोस्टैटिन इज हैविंग इनहिबिटरी इफेक्ट्स ऑन डाइजेशन। नंबर थर्ड फंक्शन इज दैट, लेट अस अज्यूम ये पैनक्रियाज है, ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस है, इसमें सेल्स हैं अल्फा, बीटा, डेल्टा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये डेल्टा सेल मान लो, यहां पे अल्फा और बीटा सेल मान लो। ये डेल्टा सेल जो सोमैटोस्टैटिन प्रोड्यूस करेगा, ये एडजेसेंट सेल्स पे एक्ट करेगा, लाइक एडजेसेंट बीटा सेल होंगे उन पे एक्ट करेगा। बीटा सेल का काम इंसुलिन बनाना, ये इंसुलिन बनाने को इनहिबिट करेगा बाय एक्टिंग ऑन एडजेसेंट सेल्स। सिमिलरली ये एडजेसेंट अल्फा सेल पे भी एक्ट करेगा। अल्फा सेल का काम था ग्लूकागन बनाना, ये उसको भी इनहिबिट करेगा। तो ग्लूकागन और इंसुलिन की फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन इज इनहिबिटेड बाय सोमैटोस्टैटिन, दिस यू नीड टू रिमेंबर। नाउ अगर आप यहां पे देखोगे, एंडोक्राइन में हमने डिफाइन किया था कि हार्मोन डिस्टेंट साइट पे एक्ट करता है, लेकिन यहां पे हम बोल रहे हैं कि हार्मोन एडजेसेंट सेल्स पे एक्ट कर रहा है। इट मींस इट इज पैराक्राइन फंक्शन। यहां पे हार्मोन का पैराक्राइन फंक्शन है, यह हमने ऑलरेडी पढ़ा है पहले लेक्चर में, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, सोमैटोस्टैटिन produced by delta cells act on adjacent alpha and beta cell and inhibit the release of insulin and glucagon. This you need to remember. In addition to this, एक चीज हमने और पढ़ी थी, हमने बोला था ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन which is formed by hypothalamus, उसका दूसरा नाम सोमैटोस्टैटिन है। और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन का फंक्शन था ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को इनहिबिट करना। सोमैटोस्टैटिन का फंक्शन भी है ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को इनहिबिट करना। ये सोमैटोस्टैटिन के फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी कम करना, दूसरा फंक्शन गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट कम करवाना जिसकी वजह से डाइजेशन इनहिबिट हो जाएगी, तीसरा फंक्शन इंसुलिन और ग्लूकागन की रिलीज को कम करवाना, चौथा फंक्शन ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को कम करवाना। तो सोमैटोस्टैटिन इज बेसिकली ए इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है, बिकॉज इट इनहिबिट्स दिस डाइजेशन, इट इनहिबिट्स इंसुलिन रिलीज, इट इनहिबिट्स ग्लूकागन रिलीज, इट इनहिबिट्स ग्लूकोज ग्रोथ हार्मोन रिलीज। सो इट इज एन इनहिबिटरी हार्मोन। नाउ लास्ट हार्मोन जो हमने बोला था पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय पीपी सेल्स और एफ सेल्स। ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड पैनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन को कम करवाता है। इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड पैनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन को कम करेगा। अगेन जब पैनक्रियाटिक जूस कम सिक्रीट होगा डाइजेशन इनहिबिट हो जाएगी। ये है ब्रॉड फंक्शंस ऑफ इंसुलिन, ग्लूकागन, सोमैटोस्टैटिन एंड पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो अभी तक अगर पैनक्रियाज की बात करें तो हमने बोला कि ऑरिजिन एंडोडर्म है, लोकेशन एब्डोमिनल केविटी है, स्ट्रक्चर मिक्स्ड ग्लैंड है, एक्सोक्राइन पार्ट का काम पैनक्रियाटिक जूस हमने पढ़ा है। एंडोक्राइन पार्ट में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस होते हैं, अल्फा सेल्स इंसुलिन बना देंगे, बीटा सेल्स अल्फा सेल्स ग्लूकागन बना देंगे, बीटा सेल्स इंसुलिन बना देंगे, डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टैटिन बना देंगे, पीपी सेल्स पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड बना देंगे। मोस्ट अबंडेंट सेल्स वेर बीटा सेल्स, ये हमने पढ़ा।
फिर हम इन हार्मोन्स के फंक्शंस पे आए। हमने बोला इंसुलिन का फंक्शन ग्लूकोज को कम कराना, इंसुलिन का फंक्शन प्रोटीन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करवाना, प्रोटीन के ब्रेकडाउन को इनहिबिट करना और फैट के ब्रेकडाउन को इनहिबिट करना। फिर हमने बोला ग्लूकागन अपोजिट फंक्शन करता है, ये ग्लूकोज की लेवल्स को इंक्रीज करवाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया, ये प्रोटीन फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा, प्रोटीन के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करेगा और फैट्स के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करेगा। उसके बाद हम सोमैटोस्टैटिन पे आए। हमने बोला ये डाइजेस्टिव फंक्शन को इनहिबिट करेगा, इंसुलिन और ग्लूकागन रिलीज को इनहिबिट करेगा बाय पैराक्राइन वे और ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करेगा। और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड पे आए। हमने बोला इनका फंक्शन ये है कि ये पैनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन को कम कर देते हैं। ठीक है, अभी तक हमारा स्टेटस ये है। अब हम देखेंगे कि इसके रिलेटेड डिसऑर्डर कौन से हैं। देखिए जी, इसके रिलेटेड कौन सा डिसऑर्डर है। इसके रिलेटेड है डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस DM। ठीक है, देखिए डायबिटीज मेलाइटिस बहुत कॉमन डिसऑर्डर है हियर इन कश्मीर एज वेल। ये जो डायबिटीज मेलाइटिस है, हम लेमेन टर्मिनोलॉजी में इसको शुगर वगैरह बोल देते हैं। अब इस डायबिटीज मेलाइटिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें होता क्या है, ये थोड़ा सा हम डिटेल्ड जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले इट इज अ कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें एक खास फीचर होता है और वो खास फीचर है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है इंक्रीज इन लेवल्स ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। तो डायबिटीज मेलाइटिस का क्लासिकल फीचर है हाइपरग्लाइसीमिया, which is a metabolic disorder and is recognized by the classical feature of hyperglycemia, that is increase in the levels of glucose in blood। ठीक है, अब बिफोर मूविंग टू सिम्टम्स और बाकी चीजें हम पहले टाइप्स देख लेंगे। ये जो डायबिटीज मेलाइटिस है ये दो टाइप्स की होती है। वी हैव टाइप 1 diabetes mellitus and we have type 2 diabetes mellitus। ये जो टाइप 1 है, सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि ये यंग एज पे हो जाता है, मतलब 14 और 15 इयर्स की एज पे हो जाता है। तो यंग एज पे होना, इसलिए इसको बोलेंगे जुवेनाइल ऑनसेट, यंग एज वाला ऑनसेट डिजीज है। इट इज जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस। लेकिन अगर आप टाइप 2 देखोगे, टाइप 2 एल्डर एज में होता है, अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज में हो जाता है। आज थोड़ा सा कम ही है, 40 इयर्स की एज में भी डायबिटीज कॉमन हो रही है। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस आकर्स इन ओल्डर एज, इन एल्डरली, सो इट इज नोन एज अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस। टाइप 1 को बोलेंगे जुवेनाइल ऑनसेट बिकॉज ये यंग में होती है। टाइप 2 को बोलेंगे अडल्ट ऑनसेट बिकॉज ये लेट एज में हो जाती है, 40-50 इयर्स की एज में होती है। पहली चीज आप याद रखेंगे ये। दूसरा, टाइप 1 में जो बेसिक काज है, जो बेसिक चीज टाइप 1 में है वो ये है कि टाइप 1 में इंसुलिन कम होता है। There is decreased levels of insulin। अब हमें पता है कि इंसुलिन का काम था ग्लूकोज को कम करना। अब अगर इंसुलिन या तो नहीं है या कम है, इसका मतलब यह हुआ कि ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा, दैट इज हाइपरग्लाइसीमिया। मैंने बोला कि इंसुलिन का काम ग्लूकोज को कम करना है। अब अगर इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है, ग्लूकोज विल गेट रेज्ड, ग्लूकोज के लेवल ज्यादा हो जाएंगे, दैट इज हाइपरग्लाइसीमिया। तो बेसिक चीज यहां पे इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है। अब अगर टाइप 2 में बेसिक चीज आप देखोगे, वहां पे इंसुलिन तो नॉर्मल होता है लेकिन इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है। मैं ऐसे समझाता हूं, देखिए
इंसुलिन, अभी हमने फंक्शंस की बात करी, हमने बोला इंसुलिन आएगा, वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, वो रिसेप्टर फिर सेल को सिग्नल देगा और सेल इंसुलिन के फंक्शंस करेगा। अब इंसुलिन की रेजिस्टेंस का मतलब यह है इंसुलिन तो बराबर है लेकिन सेल इज नॉट एबल टू रेस्पॉन्ड टू इंसुलिन। नाउ व्हाट कैन बी द रीजन? रीजन कैन बी इंसुलिन के रिसेप्टर में कोई गड़बड़ है कि इंसुलिन इज नॉट एबल टू बाइंड टू रिसेप्टर, ये गड़बड़ हो सकती है। अगर इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हुआ, इंसुलिन तो आ रहा था लेकिन इंसुलिन ब्लड में प्रेजेंट है लेकिन रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होगा तो इंसुलिन का फंक्शन नहीं होगा। जब इंसुलिन का फंक्शन नहीं होगा, वो काम था, वो फंक्शन था ग्लूकोज को कम करवाना, जब ग्लूकोज कम करवाने वाला फंक्शन नहीं होगा, ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में इंसुलिन नॉर्मल होता है लेकिन इंसुलिन फंक्शन नहीं कर पाता। रीजन क्या है? मे बी रिसेप्टर में कोई डिफेक्ट है। अब सपोज रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा है लेकिन हमने पढ़ा था फिर रिसेप्टर फिर सिग्नल भेजता है, मे बी सिग्नलिंग पाथवे में कोई गड़बड़ है, ठीक है, या इंसुलिन रिलीज होगा, चला जाएगा ब्लड में इंसुलिन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टारगेट टिश्यू तक। सपोज वो जो ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है उस ट्रांसपोर्ट में कोई गड़बड़ है, जब ट्रांसपोर्ट में गड़बड़ होगी, इंसुलिन तो नॉर्मल रिलीज हो रहा था, इंसुलिन नॉर्मल ब्लड में है लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, टारगेट सेल के पास नहीं पहुंच रहा। जब इंसुलिन टारगेट सेल के पास नहीं पहुंचेगा तो इंसुलिन फंक्शन नहीं कर पाएगा। इंसुलिन इज नॉर्मल येट इट इज अनेबल टू फंक्शन, thus leading to hyperglycemia, and this is known as type 2 diabetes mellitus. So in type 1 diabetes mellitus we have deficiency of insulin, and in type 2 diabetes mellitus we don't have deficiency of insulin, we have insulin resistance, that is cells are not able to respond to insulin, insulin is unable to function properly. अब देखिए, अब अगर टाइप 1 में इंसुलिन की डिफिशियंसी है, अगर हम बाहर से इंसुलिन देंगे ये बंदा फंक्शन करेगा नॉर्मल, इसमें ग्लूकोज की लेवल्स कम हो जाएंगी, तो इसलिए टाइप 1 को बोलेंगे इट इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, बिकॉज इन लोगों को हमें बाहर से ही इंसुलिन देना पड़ता है। दीज पीपल आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन, सो इट इज नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अब अगर टाइप 2 में देखोगे इंसुलिन तो नॉर्मल है, इंसुलिन की लेवल्स बराबर है लेकिन सेल रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, तो बाहर से इंसुलिन दोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। रीजन ये कि इंसुलिन इज नॉर्मल इन द ब्लड बट सेल्स आर नॉट एबल टू रेस्पॉन्ड, सो इंसुलिन विल नॉट क्रिएट मच ऑफ द इफेक्ट्स, ठीक है। सो टाइप 1 इज जुवेनाइल ऑनसेट, इंसुलिन इज डिफिशिएंट, इट इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 इज एडल्ट ऑनसेट, देयर इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, येट इंसुलिन इज नॉर्मल बट इट इज आल्सो रिगार्डेड एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब अगर एक बात और देखेंगे, देखिए उन लोगों में भी इंसुलिन रेजिस्टेंट वाले जो लोग हैं उन लोगों में भी इंसुलिन ज्यादा काम तो नहीं करेगा लेकिन कुछ ना कुछ काम करेगा, ठीक है। उस कुछ ना कुछ काम करने के लिए हम इन लोगों में भी इंसुलिन प्रेस्क्राइब कर देते हैं, इन लोगों में भी इंसुलिन प्रेस्क्राइब कर देते हैं। तो जहां तक मेडिसिन या जो फिजिशियंस जो प्रैक्टिस करते हैं मेडिसिन उसकी बात है तो हम दोनों में T1 एज वेल एज T2 इन दोनों में इंसुलिन प्रेस्क्राइब किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब अगर हम कॉज पे आ जाएं, बेसिक कॉज T1 में इंसुलिन की कमी थी, बेसिक चीज T2 में इंसुलिन की रेजिस्टेंस थी। ये जो इंसुलिन कम क्यों बना, इसमें बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। सपोज पैनक्रियाज में वायरल इंफेक्शन हो गया है या और कोई इंफेक्शन हो गया है जिसकी वजह से बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। जब बीटा सेल डिस्ट्रॉय होंगे तो इंसुलिन नहीं बनेगा, इंसुलिन कम होगा। सो कॉज कैन बी एनी इंफेक्शन। सेकेंड कॉज कैन बी मे बी ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी में हमने बहुत बार पढ़ा है कि ऑटो इम्यूनिटी में इम्यून सेल्स अपने ही बॉडी के सेल पे अटैक करते हैं। लेट अस अज्यूम कि इस बंदे का इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया, ये इम्यून सेल्स जो है ये बीटा सेल पे अटैक कर रहे हैं, अपने ही बीटा सेल पे अटैक कर रहे हैं, अपने ही बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जब अपना इम्यून सिस्टम अपने बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करेगा इसको बोलेंगे ऑटो इम्यूनिटी। जब बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गया तो इंसुलिन नहीं बनेगा, इंसुलिन
इंसुलिन डिफिशिएंट होगा, रिजल्टिंग इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस. सो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस कैन हैव द cause like infection, it can have the cause like autoimmunity. This you need to understand at this point of time. अब टाइप 2 बहुत सारे काज हैं, लेकिन एक बहुत कॉमन और प्रिवेंटेबल काज जो है दैट इज ओबेसिटी. ओबेसिटी बहुत बड़ा काज है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का. अब ओबेसिटी क्यों कॉमन हो रही है? लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, एक्सरसाइज कम कर रहे हैं लोग, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह का स्कोप नहीं है, जिम वगैरह लोग नहीं जा रहे हैं, एक्टिविटीज बहुत कम कर रहे हैं लोग, होम रेस्ट्रिक्टेड हो गए हैं लोग, अंदर ही बैठे रहते हैं, मोबाइल या जो ये सोशल मीडिया वगैरह, ये कुछ ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से एक्टिविटीज नहीं करता इंसान. दूसरी चीज ओबेसिटी का बड़ा कारण ये भी है कि ओवर ईटिंग हो रही है, स्पाइसी फूड ज्यादा ईट कर रहे हैं लोग, जिसकी वजह से भी ओबेसिटी हो जाती है. ये ओबेसिटी लीड्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस. दिस इंसुलिन resistance leads to diabetes, type 2 diabetes mellitus. This you need to remember at this point of time. अब हम आएंगे कि भाई डायबिटीज तो हो गई, हाइपरग्लाइसीमिया है, टाइप 1 टाइप 2 समझ आ गया. अब इस पेशेंट में सिम्टम क्या होंगे, इस पेशेंट में हमें दिखेगा क्या, साइन्स एंड सिम्टम्स क्या होंगे? देखिए, सबसे पहली चीज, जब हाइपरग्लाइसीमिया होगा, ग्लूकोज ज्यादा होगा ब्लड में, हमें पता है ये ग्लूकोज पहुंचेगा किडनीज के पास. किडनीज के पास वी हैव स्टडीड, किडनीज के पास एट द लेवल ऑफ ग्लोमेरुलस दिस ग्लूकोज विल एंटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. नॉर्मली 100% ग्लूकोज वाज गेटिंग रीअब्सॉर्ब्ड इन पीसीटी, ठीक है. उसके बाद फिर यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता था. अब लेकिन ग्लूकोज, देखिए, किडनीज जो है वो एक लिमिट तक ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर पाती है, रीअब्जॉर्ब कर पाती है. अब अगर ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो गया, किडनीज विल नॉट बी एबल टू रीअब्जॉर्ब, किडनीज उस ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी. अगर ट्यूब्यूल से ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, इसका मतलब ग्लूकोज एक्सक्रीट हो रहा है, ग्लूकोज यूरिन के साथ बाहर आएगा, दैट मीन्स यूरिन में ग्लूकोज होगा. उस कंडीशन को बोलेंगे ग्लाइकोसूरिया होगा इन लोगों में. समझ आ गया क्यों होगा? क्योंकि किडनीज एक लिमिट तक ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करते हैं. जब ग्लूकोज ज्यादा होगा, ट्यूब्यूल्स में जाएगा, किडनीज विल नॉट बी एबल टू रीअब्सॉर्ब, ग्लूकोज विल गेट एक्सक्रीटेड विथ यूरिन, ग्लूकोज विल गेट एक्सक्रीटेड आउट विथ यूरिन. द कंडीशन इज नोन एज ग्लाइकोसूरिया. नंबर सेकंड ये है, देखिए, ग्लूकोज इज ऑस्मोटिकली एक्टिव मॉलिक्यूल. यह अपने साथ वाटर को भी ड्रैग करेगा. जब ज्यादा ग्लूकोज बाहर जाएगा, यह ज्यादा वाटर को भी बाहर लेगा, ज्यादा यूरिन को भी बाहर लेगा, ज्यादा यूरिन का वॉल्यूम भी होगा. दैट इज नोन एज पॉलीयूरिया. तो इन लोगों में यूरिन का वॉल्यूम, दैट इज इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ यूरिन भी होगा. दिस इज वन सेकेंड थिंग. अब जब ज्यादा यूरिन का वॉल्यूम है, ये यूरिन कहां से बनेगा, ब्लड से या वाटर से? तो बॉडी में ज्यादा वाटर लॉस हो रहा है. अब बॉडी में ज्यादा वाटर नहीं है, उस कंडीशन को बोलेंगे डिहाइड्रेशन. तो इन लोगों में डिहाइड्रेशन होगी. सिम्टम्स को सीक्वेंस में समझने की कोशिश करो, ठीक है, बहुत इजी है. जब वाटर लॉस हो रहा है उसको बोलेंगे डिहाइड्रेशन. यूरिन में यूरिन ज्यादा हो रहा है, मतलब यूरिन तो बनेगा वाटर से, वाटर ज्यादा बाहर जा रहा है, दैट इज वाटर इज गेटिंग लॉस्ट, कंडीशन इज नोन एज डिहाइड्रेशन. तो इन लोगों में डिहाइड्रेशन हो रही है. अब जब डिहाइड्रेशन होगी, हमें पता है इस डिहाइड्रेशन में वाटर कम हो गया ब्लड के अंदर. जब वाटर कम होगा, ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी, सॉल्वेंट कम है, सोल्यूट ज्यादा है, तो ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी. ये ऑस्मोलैरिटी सेंस करेंगे, हमारे नर्वस सिस्टम सेंस करेगा, ऑस्मो रिसेप्टर्स वगैरह पढ़ा है हमने. तो इस बंदे को ऐसी फीलिंग आएगी कि वाटर कम हो रहा है, और ये बंदा फील करेगा इंक्रीज्ड थर्स्ट. इस बंदे को प्यास लगेगी, ताकि ये बाहर से ज्यादा वाटर ले ले और वाटर की बैलेंस बॉडी में मेंटेन हो जाए. सो देयर विल बी इंक्रीज्ड थर्स्ट इन दिस पेशेंट, दैट इज पॉलीडिप्सिया. दिस इज पॉलीडिप्सिया. नंबर 5th थिंग इज दैट इस बंदे में इंक्रीज्ड हंगर भी होगी, दैट इज पॉलीफेजिया.
पॉलीफेजिया का मतलब होता है इंक्रीज्ड हंगर, पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है इंक्रीज्ड थर्स्ट, पॉलीयूरिया का मतलब होता है इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ यूरिन। दीज पॉइंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। जब आप अंडरस्टैंड करोगे देन ऑटोमेटिकली दिमाग में रहेगा। अब देखिए इसके आगे और क्या होगा। अब जब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब जब किसी बंदे में डायबिटीज ज्यादा टाइम तक रहेगी, क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया होगा और ग्लूकोज की लेवल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगी, दैट इज क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया एंड ग्लूकोज की लेवल ज्यादा इंक्रीज होंगी, इट कैन लीड टू टिश्यू डैमेज। मैं समझाता हूं कैसे। देखिए लेट अस अज्यूम ये एक ब्लड वेसल है बेटा, ये किसी ऑर्गन को सप्लाई करती है। ब्लड वेसल में एंडोथेलियम होता है और बीच में ल्यूमन है जिसमें से ब्लड फ्लो करेगा और ऑर्गन के पास पहुंचेगा। अगर ल्यूमन ज्यादा हुआ, ल्यूमन का डायमीटर ज्यादा हुआ, ज्यादा ब्लड ऑर्गन के पास पहुंचेगा, ऑर्गन अच्छे से काम करेगा। अगर ल्यूमन को हम कम कर देंगे, ल्यूमन का डायमीटर कम कर देंगे, कम ब्लड ऑर्गन के पास पहुंचेगा, ऑर्गन फंक्शन नहीं कर पाएगा। ये बेसिक चीज हमें पता है। अब जो ये हाइपरग्लाइसीमिया है ये एंडोथेलियम को डैमेज करता है। जब बेटा एंडोथेलियम डैमेज होगा यहां पे फैट डिपॉजिट हो जाता है, लिपिड्स डिपॉजिट हो जाते हैं लाइक दिस, फैट एंड लिपिड्स गेट डिपॉजिट फ्रॉम बोथ साइड्स। अब जब लिपिड्स और फैट वेसल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, इस कंडीशन को बोलेंगे बेटा एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इन लोगों में एथेरोस्क्लेरोसिस होगी। अब देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या होगा, एक तो जितना ब्लड आ रहा था वो प्रेशर के साथ फ्लो करेगा, दैट मीन्स इन लोगों में ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, हाइपरटेंशन होगा। पढ़ा है हमने ब्लड जब हम पढ़ रहे थे सर्कुलेशन। दूसरी चीज ये है ल्यूमन का डायमीटर कम हो रहा है। जब ल्यूमन का डायमीटर कम होगा इसका मतलब ऑर्गन के पास ब्लड कम पहुंचेगा, ऑर्गन डैमेज हो सकता है। जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन डैमेज है वो बेटा किडनी डैमेज हो सकती है, आईज डैमेज हो सकती है और नर्व्स डैमेज होती है। किडनीज अगर डायबिटीज की वजह से डैमेज हो जाए, दिस इज नोन एज डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। आईज जब डायबिटीज की वजह से डैमेज हो जाती हैं, इट इज नोन एज डायबिटिक रेटाइनोपैथी, बिकॉज रेटाइना गेट्स डैमेज। रेटाइना इज a very important part of eye. We will be studying that in nervous system. नर्व्स बेटा जब डैमेज हो जाएंगी तो इस कंडीशन को बोलेंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी। अब टिश्यू डैमेज में ये एरिया ज्यादा सेंसिटिव है। किडनी में डैमेज हुआ तो बोलेंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी, तो किडनी फेलियर भी हो सकता है, किडनी के बाकी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। आईज में डैमेज हुआ तो बोलेंगे डायबिटिक रेटाइनोपैथी, तो ब्लाइंडनेस हो सकती है। नर्व्स में डैमेज हुआ तो बोलेंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी। अब नर्व्स का काम है सेंसेशंस कैरी करना, इन लोगों में सेंसेशंस वीक हो जाएंगी। नर्व्स का काम है सिग्नल्स लाना, कोई मोटर फंक्शन करना, एक्टिविटीज करना, इन लोगों में सिग्नल्स अच्छे से नहीं आ पाएंगे, एक्टिविटीज कम हो जाएंगी, वीक एक्टिविटीज होंगी, बंदे में थकावट वगैरह जल्दी हो जाएगी। तो ये है टिश्यू डैमेज which is caused by chronic hyperglycemia। इतना समझ आ गया? मैं बोल रहा हूं पॉलीयूरिया होगा, डिहाइड्रेशन होगी, पॉलीडिप्सिया होगा, पॉलीफेजिया होगा, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होगी, डायबिटिक रेटाइनोपैथी होगी, डायबिटिक न्यूरोपैथी होगी, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा एंड हाइपरटेंशन होगा। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। इफ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स देन इट इज गुड, यू कैन रिमेंबर देम एज वेल। अब देखिए, अब हम देखते हैं, थोड़ा सा और आगे चलेंगे। आप समझने की कोशिश करना ये पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं। देखिए इंसुलिन का काम था ग्लूकोज अपटेक इंक्रीज करवाना इन सेल्स। वो सेल्स ग्लूकोज को यूज करते थे, एनर्जी डिराइव करते थे या बाकी काम करते थे। अब जब इंसुलिन की कमी है या इंसुलिन काम नहीं कर रहा तो सेल्स विल नॉट बी एबल टू यूटिलाइज कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज।
अब उनको एनर्जी के लिए और बाकी फंक्शंस के लिए कुछ ना कुछ तो यूज करना है। सेल्स शिफ्ट देयर मेटाबॉलिज्म फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फैट्स। अब सेल्स फैट मेटाबॉलिज्म पे चले जाते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस 2-3 पॉइंट समझिएगा। जब फैट मेटाबॉलिज्म होता है, यहां से बेटा कीटोन बॉडीज बनती हैं। अब इन लोगों में फैट मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा कीटोन बॉडीज बनेंगी। तो इन लोगों में देयर विल बी इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ कीटोन बॉडीज इन ब्लड। द कंडीशन इज नोन एज कीटोनीमिया। एंड इन लोगों में जब ब्लड में ज्यादा होगा, किडनी विल ट्राई टू एक्सक्रीट दोज कीटोन बॉडीज आउट। मोर एंड मोर कीटोन बॉडीज विल बी एक्सक्रीटेड आउट विथ यूरिन, दैट इज नोन एज कीटोनूरिया। तो इन लोगों में कीटोनीमिया एंड कीटोयूरिया भी होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो कीटोन बॉडीज हैं, वी हैव 3 इंपॉर्टेंट कीटोन बॉडीज। वी हैव एसीटोन, we have acetoacetate, and we have beta hydroxy butyric acid. These are 3 most important ketone bodies in our body. Acetone, acetoacetate, beta hydroxy butyric acid. अब ये कीटोन बॉडीज जब ब्लड में ज्यादा होंगी, दे विल डिक्रीज द पीएच ऑफ ब्लड। जब ब्लड का पीएच कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ कीटोन बॉडीज, वी कॉल दिस कंडीशन एज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इस कंडीशन को बेटा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं। मैंने बोला कि जब क्रॉनिक हाइपरग्लाइसेमिया होता है, सेल्स आर नॉट एबल टू यूटिलाइज कार्बोहाइड्रेट, दे शिफ्ट देयर मेटाबॉलिज्म टू फैट्स। Fat metabolism produces ketone bodies which get accumulated in blood as well as in urine. Condition is known as ketonemia and ketonuria respectively. When more and more ketone bodies get accumulated in blood, they decrease the pH of blood. This condition is known as diabetic ketoacidosis. इतना समझ आ गया? ये जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, ये बहुत डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की, बहुत ही ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की। एंड इन मेडिसिन इट इज कंसिडर्ड एज अ मेडिकल इमरजेंसी। पेशेंट को इमीडिएटली ट्रीट करना पड़ता है। ठीक है, इट इज अ ड्रेडफुल एंड डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। यूजुअली क्रॉनिक डायबिटीज में होती है, और जब ग्लूकोज की लेवल्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं तब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है। दूसरा पॉइंट ये है, एसीटोन वोलाटाइल है। ये वोलाटाइल है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ बाहर आ सकता है। तो जो स्मेल होगी इस पेशेंट की, इसकी स्मेल भी एक कैरेक्टरिस्टिक एस्टोन स्मेल होगी, दैट इज नोन एज एस्टोन ब्रेथ होगी, पंजेंट और फ्रूटी स्मेल होगी। दिस इज बिकॉज देयर इज मोर एस्टोन। एस्टोन इज वोलाटाइल, इट इज गेटिंग एक्सक्रीटेड आउट इट with expiration, giving a characteristic fruity smell which is present in the patients of diabetes mellitus. तो डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट्स में कैरेक्टरिस्टिक फ्रूटी स्मेल होती है। उसका कारण यह है कि एसीटोन बनता है, ये एसीटोन वोलाटाइल होता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम इसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, ये ब्रीथ के साथ बाहर आता है, और यहां पे एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रूटी स्मेल आ जाती है, नोन एज एसीटोन ब्रेथ। इन एडिशन टू इट, देखिए एक चीज और समझा देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करना इज फंक्शन ऑफ व्हाट? रेस्पिरेटरी सिस्टम। कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, ये वाटर के साथ मिलेगा, यहां से H2CO3 बनेगा। H2CO3 इज एसिडिक। अब अगर बॉडी में ऑलरेडी ज्यादा एसिड है, पॉइंट समझिएगा, बॉडी में अगर ऑलरेडी ज्यादा एसिड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम विल ट्राई टू मूव कार्बन डाइऑक्साइड आउट। जब कार्बन डाइऑक्साइड आउट जाएगा, H2CO3 नहीं बनेगा, तो पीएच बैलेंस, पीएच चला जाएगा नॉर्मल की तरफ, पीएच बैलेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि अगर यहां पे पीएच कम हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम विल कंपनसेट, रेस्पिरेटरी सिस्टम विल ट्राई टू मूव मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड आउट। देयर विल बी अ कैरेक्टरिस्टिक हैवी ब्रीदिंग विच इज नोन एज कुसुमल ब्रीदिंग।
तो इन लोगों में ये कुसुमल ब्रीथिंग भी होती है। इस पॉइंट को समझिएगा। रीजन ये कि पीएच कम, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंपनसेट करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की कोशिश करेगा ताकि एसिड कम हो जाए, पीएच ज्यादा हो जाए, पीएच बैलेंस हो जाए। उसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम एक कैरेक्टरिस्टिक हैवी एंड लेबर्ड ब्रीदिंग दिखाता है विच इज नोन एज कुसुमल ब्रीदिंग एंड इट इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ chronic hyperglycemics. This you need to understand and this you need to remember at this point of time. Now थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब अगर हमने डायबिटीज देखा, हमने डायबिटीज के टाइप्स देखे, हमने डायबिटीज के कुछ सिम्टम्स देखे, अब अगर हमसे बोला जाए कि आप डायबिटीज को डायग्नोज कैसे करोगे, आपसे पूछ सकते हैं हाउ कैन यू डायग्नोज डायबिटीज, तो बहुत इजी है। हमें पता है कि डायबिटीज में ग्लूकोज की लेवल्स इंक्रीज हो जाती है ब्लड में, ये तो हमें पता है। हम ब्लड में ग्लूकोज को मेजर करेंगे। अब वही देखेंगे हम क्या क्या करेंगे। हम सबसे पहले एक टेस्ट करेंगे विच इज नोन एज फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का मतलब होता है जब आप सुबह सवेरे ब्लड निकालोगे ताकि ग्लूकोज की लेवल्स एसेस करी जाए ब्लड में। एटलीस्ट 6 से 8 घंटों तक वो ना he should have fasted for around 6 to 8 hours and after that blood is collected out और उस ब्लड में हम ग्लूकोज के लेवल्स को एसेस करते हैं। अब ये फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इफ दे आर ग्रेटर आर इक्वल टू 126 mg पर डेसीलीटर, इस कंडीशन को बेटा हम बोलेंगे कि शायद पेशेंट को डायबिटीज है। अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 126 mg पर डेसीलीटर हुआ तो आप बोलेंगे डायबिटीज है। अब सपोज हम फास्टिंग मेजर नहीं कर रहे, हम रैंडमली मेजर कर रहे हैं, रैंडम ब्लड ग्लूकोज मेजर कर रहे हैं। अब जब मतलब रैंडम का मतलब हो गया आपने खाया था कुछ, उसके बाद हम मेजर कर रहे हैं। स्पेसिफिकली कोई सुबह सवेरे वाले टाइम जब खाया नहीं होता है उस टाइम मेजर नहीं कर रहे, किसी और टाइम मेजर कर रहे हैं, तो तब अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर ग्रेटर और इक्वल टू 200 mg पर डेसीलीटर, तब जाके आप बोलोगे कि इस पेशेंट को डायबिटीज हो सकती है। नंबर 3rd टेस्ट इज ओरल ग्लूकोज tolerance test. You can write down it, oral glucose tolerance test. मैं बोलता हूं इसका मतलब क्या है। देखिए नॉर्मली जब हम ग्लूकोज लेते हैं विथ फूड, इंसुलिन रिलीज होता है, उतना ही इंसुलिन रिलीज होता है जितना हमें जरूरत होता है ताकि ग्लूकोज कम हो जाए और ग्लूकोज नॉर्मल रहे जितना बॉडी में जरूरत है। इसका मतलब ये कि नॉर्मल जो लोग हैं दे हैव टेंडेंसी टू रेगुलेट द लेवल्स ऑफ ग्लूकोज। अब अगर आप डायबिटीज वाला पेशेंट देखोगे, डायबिटीज वाले पेशेंट में इंसुलिन तो नहीं होगा, दे विल नॉट बी एबल टू बैलेंस द ग्लूकोज। अगर आप फूड ले रहे हो तो ग्लूकोज कम नहीं हो पाएगा, ग्लूकोज की लेवल्स ज्यादा ही रहेंगी। तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट कर देते हैं, दैट इज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। देखिए इस टेस्ट में क्या करेंगे, हमारे पास जो पेशेंट होगा हम उसको 75 ग्राम ग्लूकोज देंगे। जब इस पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज देंगे, ओरली दे देंगे, उसके बाद 2 घंटों के बाद आफ्टर 2 आवर्स हम ग्लूकोज इसके ब्लड में मेजर करेंगे। अब अगर जो नॉर्मल लोग होते हैं उनमें ब्लड में ग्लूकोज में ज्यादा चेंज नहीं आती, इट इज अराउंड 140 mg पर डेसीलीटर, तब 140 के अराउंड होता है, ठीक है, 140 से कम ही होगा, ज्यादा नहीं होता है। लेकिन जो डायबिटीज होते हैं उनमें इट इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 200 mg per deciliter if oral glucose tolerance test after giving 75 gram glucose and measuring the blood glucose after 2 hours gives the result of equal to or greater than 200 mg per deciliter, we can call that the patient is having diabetes. इतना समझ आ गया। अब एक और टेस्ट कर देते हैं, दैट इज HbA1c। HbA1c का दूसरा नाम है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। मैं ऐसे समझाता हूं, ये बेटा ब्लड है, ब्लड वेसल है,
इसमें आरबीसीज हैं, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, बाहर ग्लूकोज है ब्लड में। ये ग्लूकोज नॉर्मल जब ग्लूकोज की लेवल्स होती हैं, ये कुछ ग्लूकोज हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है विदाउट नीडिंग द हेल्प ऑफ एंजाइम, नॉन एंजाइमेटिकली अटैच हो जाता है। जब हीमोग्लोबिन के साथ ग्लूकोज अटैच हो जाएगा उसको बोलेंगे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, और HbA1c भी बोलते हैं उस हीमोग्लोबिन को। अब देखिए नॉर्मल इसकी कुछ परसेंटेज होती है, दैट इज लेस देन 5.5% ऑफ टोटल हीमोग्लोबिन। अब जब किसी पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया होगा, ज्यादा ग्लूकोज के चांसेस है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने के, ज्यादा ग्लूकोज हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा तो ज्यादा परसेंटेज HbA1c की मिलेगी। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6.5% ऑफ HbA1c, वी कॉल दैट पेशेंट कि इट और ही और शी इज हैविंग डायबिटीज। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू डायग्नोज डायबिटीज, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 126 mg/dl, रैंडम ब्लड ग्लूकोज शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 200 mg/dl, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 200 mg/dl, HbA1c आप मेजर करोगे, इट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6.5%। अगर ये रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं तो इट इज सजेस्टिव ऑफ द पेशेंट इज हैविंग डायबिटीज। अब इन एडिशन टू दीज हमें कुछ और भी टेस्ट करेंगे, लाइक यूरिन में नॉर्मली अनडिटेक्टेबल ग्लूकोज होता है। अब जब डायबिटीज होगी, ग्लाइकोसूरिया होगा, यूरिन में देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, दिस कैन आल्सो बी डिटेक्टेड ऑन यूरिन एनालिसिस भी करेंगे। उसके अलावा हम सिम्टम्स भी देखेंगे और ये टेस्ट्स भी करेंगे। इन सारी चीजों के बेस पे हम बोलेंगे पेशेंट को डायबिटीज है। और एक टेस्ट पे नहीं बोला जाता, ठीक है, एक टेस्ट के बेस पे डायबिटीज बोलना इज रॉन्ग। आपको एक से ज्यादा टेस्ट करने पड़ेंगे और एक से ज्यादा टाइम पे करना पड़ेंगे, ठीक है, तब जाके आप पेशेंट को डायग्नोज करोगे कि वो डायबिटीज है। दिस इज आई थिंक मोर देन द लेवल ऑफ क्लास 11th। स्टिल हमें पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और टाइम बहुत ज़्यादा है, घर में वैसे भी आप पढ़ते नहीं हो, अगर ये पढ़ लोगे तो चलो कुछ ना कुछ तो हेल्प हो जाएगी घर में। वो ना शुगर वुगर वाले पेशेंट होते हैं तो टेस्ट वेस्ट खुद भी देख सकते हो क्या क्या रिजल्ट्स वहाँ पे थे। तो अब हम डायबिटीज़ हमने देखा, टाइप्स देखे, हमने सिम्टम देखे, हमने डायग्नोज किया। अब अगर हमें बोलेंगे कि डायबिटीज को ट्रीट कैसे करोगे, देखिए ट्रीटमेंट में हम देंगे इंसुलिन, दिस इज इंपॉर्टेंट, लेट मी राइट डाउन। सबसे पहले हम ट्रीटमेंट अगर करेंगे तो ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को इंसुलिन दे देते हैं, जैसे हमने पहले बोला था। इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है आप लोगों को भी पता है, वो घर में वो खुद लगाते हैं डायबिटिक्स, ठीक है, अराउंड द नेवल वाले रीजन पे लगा देते हैं, इन सब क्यूटेनियस रीजन ऑफ अराउंड द नेवल, वहां पे लगा देते हैं वो इंजेक्शंस। तो इंसुलिन कहने का मतलब ये है, इंसुलिन इज यूज्ड टू ट्रीट डायबिटीज, एक चीज। दूसरी चीज, एक कॉमन स्टेटमेंट है, दैट इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। देखिए टाइप 1 को प्रिवेंट करना इज डिफिकल्ट, बट टाइप 2 कैन बी प्रिवेंटेड इफ वी प्रिवेंट ओबेसिटी, बिकॉज टाइप 2 का काज ओबेसिटी था और टाइप 2 ही ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू टाइप 1। टाइप 1 ज्यादा कॉमन नहीं है, टाइप 2 इज कॉमन एज कंपेयर टू टाइप 1। मोस्ट कॉमन जो है वो टाइप 1 है। तो अब इसमें प्रिवेंट करोगे बाय प्रिवेंटिंग ओबेसिटी। ओबेसिटी को कैसे प्रिवेंट करोगे? आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करोगे। लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए एक्सरसाइज करनी है, स्पाइसी फूड्स नहीं खाने हैं, ठीक है, वो ये ना आप लोगों को सिगरेट स्मोकिंग से प्रिवेंट करना पड़ेगा, हैवी फूड्स वगैरह नहीं खाना पड़ेंगे, ठीक है। एक बैलेंस्ड डाइट के हिसाब से अगर चलेंगे तो ओबेसिटी प्रिवेंट हो सकती है। अगर ओबेसिटी प्रिवेंट हो जाए तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस कैन आल्सो बी प्रिवेंटेड। तो वी कैन प्रिवेंट टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, इट इज अ प्रिवेंटेबल डिजीज, बेटर इज टू प्रिवेंट इट देन टू टेक ड्रग्स, बेटर इज टू प्रिवेंट इट। और आपकी लेवल पे इतना मेरे ख्याल में काफी है। लेट अस रिवाइज वेरी ब्रीफली कि हमने कहां से स्टार्ट किया था। हमने यहां से स्टार्ट किया था और ये है पेनक्रियाज,
ये पेनक्रियाज में ऑरिजिन बोला एंडोडर्म, लोकेशन बोली एब्डोमिनल केविटी, स्ट्रक्चर बोला कंपोजिट ग्लैंड, बोला मेजर एक्सोक्राइन है, माइनर पोर्शन आइसलेट्स है, आइसलेट्स में अल्फा बीटा डेल्टा एंड पीपी सेल्स हैं, बीटा मोस्ट अबेंडेंट है, बीटा इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन का फंक्शन बोला हाइपोग्लाइसीमिया और ग्लूकागन का फंक्शन बोला हाइपरग्लाइसीमिया, सोमैटोस्टैटिन का फंक्शन बोला इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागन इन पैराक्राइन वे, पीपी का फंक्शन बोला इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। उसके बाद हम डायबिटीज की हमने बात करी, हमने बोला ये एक कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें एक कॉमन चीज हमें सारे डायबिटीज में मिलती है, दैट इज हाइपरग्लाइसीमिया। फिर हमने उसको क्लासिफाई किया टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में बेसिकली इंसुलिन कम था, टाइप 2 में इंसुलिन बराबर था, नॉर्मल था या कभी ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इंसुलिन फंक्शन नहीं कर पाता, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। फिर हमने सिम्टम्स की बात करी, हमने बोला क्लासिकली पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया मिलता है। फिर हमने बोला कि अगर क्रोनिक डायबिटीज होगी, बहुत ज्यादा टाइम तक डायबिटीज होगी और हाई हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो इन लोगों में टिश्यू डैमेज हो सकता है, दैट इज डायबिटिक नेफ्रोपैथी, रेटाइनोपैथी एंड डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो इन लोगों के अपने सिम्टम्स आ जाएंगे। उसके बाद हमने बोला कि एक कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग हमें मिल जाएगी क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिक्स में, और हाइपरग्लाइसीमिया जब बहुत ज्यादा होता है दैट इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज बेसिकली a medical emergency and it is a very dangerous complication of diabetes. Then we came to diagnosis. We said that if FBG is greater than 1 to 6 and random or oral glucose tolerance suggests that the blood glucose levels are equal to or greater than 200 mg per deciliter and glycated hemoglobin is greater or equal to 6.5%, तब जाके हम पेशेंट को डायबिटीज बोल सकते हैं। उसके बाद हमने बोला ट्रीटमेंट में इंसुलिन यूज करेंगे, और एक चीज हमने बोली कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग नहीं पढ़ रहे, ठीक है, कल को जब फेल हो जाओगे तब क्यूर करना डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों को। इसीलिए उस फेलियर को अभी प्रिवेंट करो, अभी से प्रिवेंट करो और पढ़ना स्टार्ट करो। यू स्टिल हैव 4 or 3 months in your hand. You can make your future, you can change your destiny, you can make your fortune good if you study. You have everything available. सारा मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, YouTube पे सब कुछ मिलता है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहो तो, ठीक है। Where there is a will, there is a way. But many people, around 60 to 70% students are lacking this will to study. They are not studying well. That is quite disgusting. मेहनत भी करना पड़ती है, वीडियोस भी बनाना पड़ते हैं, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ते हो। हाँ, लेकिन एक बात यह है कि कुछ लोग पढ़ते हैं, वो बता देते हैं कि सर हमने ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा, उससे ऐसा ये लगता है कि शायद हम अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को फायदा हो रहा है। इवन इफ वन स्टूडेंट स्टडीज, वी डोंट हैव एनी इश्यूज विद दैट। एक भी स्टूडेंट पढ़े, स्टिल वी विल वर्क फॉर देम बिकॉज वी हैव टू वर्क फॉर आवर स्टूडेंट्स। And wish you all the very best luck for your exams and for your future. Thank you very much.